पिछले हफ्ते जब हम यहाँ बैठे थे तो उस वक्त काफ़ी सिचुएशन एक पीक पर चली गई थी, वी कैन से, दोनों साइड्स पे। फिर सीज़ फायर हो गया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा सीज़ फायर हो गया। अब इसके बाद ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि हम दोबारा से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा हैं और उस हैसियत में ज़ाहिर है कि उन्हें अलर्ट और विजिलेंट रहना चाहिए। वहाँ तक बात सही है, लेकिन उनके बयान को मैं स्केयर मॉन्गरिंग के लिए और लोगों को घबराने के लिए, मुझे कामिल यकीन है कि इंडिया अब पाकिस्तान पर बराह रास्त हमले नहीं करेगा और बाज भी नहीं आएगा, लेकिन अब वो ज़्यादा तवज्जो देगा कोवर्ट एक्शंस पर। कि सर ओपनली इस तरह हमला नहीं करेगा, सटल एक्शंस अंडर कोवर्ट मकसद ये कि अपने एजेंट्स के ज़रिए यहाँ पे कुछ कल्टीवेट करेगा, कुछ दूसरे ममालिक को इंगेज करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर अफ़ग़ानिस्तान की क़यादत से उन्होंने एक तीसरे मुल्क में राब्ते किए हैं और बहुत फ़ख्र से बताया है। तो अफ़ग़ानिस्तान में जो एंटी पाकिस्तान अनासर मौजूद हैं उन्हें एक्टिवेट किया जा सकता है, मुल्क में मज़ीद टेररिज्म के लिए, तख़रीबकारी के लिए। बलूचिस्तान के कुछ इंतहा पसंद भी वहाँ मौजूद हैं, उनको भी ज़्यादा एक्टिवेट किया जा सकता है। तो इस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि जहाँ तक कोवर्ट एक्शन की बात है, डैट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि उसमें तेज़ी आ जाए, लेकिन ये कि उस तरह का हमला जैसे 6 और 7 मई की रात को हुआ, डैट आई डोंट एंटिसिपेट। और उसकी बहुत बड़ी वजह आपने इशारतन पहले कर दी है। देखिए, ट्रम्प नज़र बज़ाहिर मेरे और आप जैसे लोगों को एक यानी मस्खरा मखौलिया टाइप का बंदा लगता है, बट डोंट डिसरिगार्ड द फैक्ट कि वो फिल वक्त दुनिया की वाहिद सुपर पावर कहलाती क़ुव्वत का सदर है, वन, मोस्ट पावरफुल मैन, नंबर 2 मोस्ट पावरफुल कंट्री, वो दूसरी मर्तबा अमेरिका का सदर मुंतखब हुआ है। अब जब से सबसे पहले ये आप देखें, और ये अभी की बात नहीं है, लास्ट टाइम भी जब पुलवामा वाक़या हुआ था और जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो इमरान खान साहब पाकिस्तान की नाम नहाद खुद मुख्तार पार्लियामान में खड़े होकर उन्होंने बाद में ऐलान किया था कि मैं इंडियन पायलट को छोड़ रहा हूँ। और ये ट्रंप उन दिनों कहाँ था? वियतनाम में। उसने अभी तक मुझे याद है पाकिस्तान के वक्त अनुसार 2 बजे वियतनाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन दिनों उसका वज़ीर ख़ारिजा होता था माइक पोम्पियो। उसने कहा कि मैंने और माइक पोम्पियो ने मिलकर आपको जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है, भारत और पाकिस्तान के माबैन जंग रुकवा दी है हम लोगों ने। उसके 3 घंटे बाद तो पहला ऐलान किसकी तरफ से हुआ? ट्रम्प। अब 10 मई के दिन किसने ट्वीट लिखा सबसे पहले कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग बंद होने? डोनाल्ड ट्रंप। ना किसी पाकिस्तान के वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने लिखा और ना भारत के राजनाथ साहब ने लिखा। तो ये तो औकात है, मैं माफ़ी चाहता हूँ दोनों मुल्कों की कि तीसरे को आकर ही अब ये है कि भारत मुसलसल डिनाई किए जा रहा है कि जी अमेरिका का कोई रोल नहीं है। और जैसे ट्रोल नहीं होते, ट्रम्प हैज स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ ट्रोल। जहाँ खड़ा होता है कहता है वेरी गुड वी हैव स्टॉप्ड यू नो दिस एटॉमिक वॉर। अब वो छेड़ रहा है इंडिया को कि मैंने बंद करवाई है। लेकिन इंडिया को छेड़ के हमारा यार बन गया है वो। नहीं, उसका वो किसी का दोस्त नहीं है। बात ये है कि वो उसकी एक सीधी सादी बात है, वो सदर अमेरिका का है, उसको पाकिस्तान से क्या लेना? तो सर इंडिया को इस तरह वो करना नहीं, तो इंडिया क्या उसका बिगाड़ लेगा? देखिए, इस वक्त इंडिया को क्या दरकार था? इंडिया के बारे में कितने अरसे से जो बन रहा है इंडो पैसिफिक रिलेशनशिप, उसका क्या था? नंबर 1 कि चीन के बराबर की इंडिया को हमने क़ुव्वत बनाना है, इक़्तिसादी और मिलिट्री दोनों एतबार से। यही था ना? बिल्कुल सर। और उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी पहले बात यह है
कि ये जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो दुनिया में महंगो दामों बिकते हैं और चीन में जो बना करते थे बिकॉज ऑफ चीप लेबर, वो तमाम जो कारखाने हैं आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज वियतनाम, और वियतनाम चूँकि छोटा मुल्क है, और इवेंचुअली भारत में शिफ्ट हो जाए। ठीक, अब उसमें से मैं बार बार कहता रहता हूँ, लोगों को याद दिलाता रहता हूँ कि अभी दुनिया भर में जितने आईफोन्स बिकते हैं उसका 20% 16 से 17 अरब रुपए लगा कर, डॉलर लगाकर, मिलियन डॉलर लगा के, अरब डॉलर 16 से 17 बिलियन डॉलर्स लगा के वो इंडिया में बनवाने शुरू किए। उन 20% के भी लेकिन जो कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर 80%, 80% वो चीन से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो भाई उसको 16-17 अरब रुपए लगाने का क्या फ़ायदा हुआ? और उसके बाद दोहा में खड़े होकर ट्रम्प जो है वो कहता है, उसने बाकायदा नाम लेकर टिम कुक को, जो कि प्रेसिडेंट है इस कंपनी का, उसने कहा कि वो अगर तुम वहाँ एप्पल जो है वो इन्वेस्ट करोगे तो यार वो तो उन्होंने जो टैरिफ लगाया मैं तो बहुत टैरिफ लगाऊंगा, तो तुम्हें फ़ायदा क्या? नाउ व्हाट इज ही डूइंग? वो पब्लिकली खड़े होकर ही इज टेलिंग रेस्ट ऑफ द वुड बी अमेरिकन और इवन वेस्टर्न इन्वेस्टर्स कि भाई इंडिया में इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि मेड इन इंडिया चीज़ अगर मेरे यहाँ आएगी तो मैं तो उस पर वो ये है कि हैवी टैक्स लगाऊंगा, टैरिफ लगाऊंगा। तो आप ये देखें कि स्ट्रेट अवे अब तो वो भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला शिकनी को आ गया है। सर ये सिर्फ टैरिफ्स का ही मामला है, इसमें वो दुनिया को कोई नैरेटिव के थ्रू मैसेज नहीं दे रहा। वो नैरेटिव ये दे रहा है कि मैंने हर तरह की जंग रुकवा दी दुनिया में, मैं अमन का पैगंबर हूँ। वो उसकी ये दूसरी टर्म है। अमरीकी सदर जो होते हैं जब अपनी सेकंड टर्म में होते हैं और लोग कहते हैं कि ये तो तीसरी बार भी मुंतखब होने का ख्वाहिशमंद है, तो ये बताना चाहता है कि मैं वो अमरीकी सदर हूँ, क्योंकि अभी तक अमरीकी सदर जो हैं उनकी पहचान ये रही कि ये दुनिया भर में जंगें भड़काते हैं और फिर वहाँ अमरीकी फ़ौज भेज देते हैं, कब्ज़े कर लेते हैं, अड्डे बना लेते हैं और फिर असला फ़रोख्त करते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं। मैं आया हूँ अमन का पैगंबर, मैं दुनिया में अमन लाया हूँ। तो वो एक अपनी वो उसमें आया और मैंने लोगों को, सारे लोग कारोबार करें, माल कमाएं, मेहनत करें, ऐश करें, ज़िंदगी इंजॉय करें। सही, इंडिया के लिए तो एक सीरियस लॉस नहीं होगा फिर? एक तो हम क्लेम करते हैं पाकिस्तान के हमने उन्हें एक बहुत बड़ा धचका दिया है, दूसरा फिर अब उन्हें रातों रात ये भी फेस करना पड़ रहा है। देयर इज़ नो डाउट कि भारत बहरहाल कीपिंग इन व्यू उसकी जो यानी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है और फिर हमसे तकरीबन 2 गुना फ़ौज और तमाम वसाइल वगैरह वगैरह उसके होते हुए, लेकिन आज के दौर की जंग जो है ये वे तादाद से तो नहीं लड़ी जाती ना। इज़राइल जो है छोटा सा मुल्क है। अब इज़राइल जो है ये उसके इर्द गिर्द देखें आप, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, ये सारे मुल्क हल्ला बोलते तो इज़राइल नाम का मुल्क ही दुनिया में ना होता। लेकिन इज़राइल ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पर तवज्जो दी। हर इज़राइली जो है उसके लिए लाजमी है कि वो फ़ौजी तरबियत 3 साल तक इज़राइली फ़ौज में रहे। तो उन्होंने इसी तरह पाकिस्तान ने, जब इंडिया ने हम पर हमला किया तो हमने जो चीन के साथ मिलकर अपने दिफा के लिए जदीद तरीन टेक्निकल निज़ाम बना रखा था उसको इस्तेमाल किया एंड प्रोटेक्टेड आवरसेल्व्स। ये तो एक तरीके से चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के लिए केस स्टडी बन गया। देखिए खाली चीनी टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे यहाँ। अब लोग, बहुत सारे लोग, असल में बात यह है कि हमें अपनी तहक़ीर का खुद बहुत शौक़ है। हम जिस मुल्क में है ना, हम पाकिस्तानी, हम सिनिकल हैं। हम अपने आप को हमेशा बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। अंडर एस्टिमेट नहीं, हम तहक़ीर खुद अपनी करते हैं। प्लीज डोंट से क्रिटिसिज्म करते हैं। प्लीज, आई मीन लेट्स फेस इट, लेट्स फेस द रियलिटी। शायद ये अच्छी बात भी हो कि हम अपने आप को इतना ज़्यादा अंडर क्रिटिसिज्म रखते हैं, तो शायद उसमें हम चाहते होंगे यार हमको बेहतर हो जाए। इंडिया का तो तकब्बुर ही देखा जाए तो लेट हुआ उन्हें।
इस बहस में नहीं उलझना चाहता, तकब्बुर डूबा या नहीं डूबा, ये अर्नाब गोस्वामीज़म मत करो। आई मीन लेट्स टॉक सेंस। तो बात ये है कि बहुत कम लोगों को ये याद रहता है जब ये जंगों की बात करते हैं। यहाँ पे ड्रोन्स आए और बंदा हरे ड्रोन्स आ गए। दुनिया में सबसे पहले ड्रोन्स कब इस्तेमाल हुए थे याद करें, आपको भी याद नहीं है। बीबी ड्रोन्स अमेरिका ने ईजाद किए थे और ये सबसे पहले पाकिस्तान के कबायली इलाकों में इस्तेमाल हुए थे। और उन दिनों पाकिस्तान क्या था? उन दिनों पाकिस्तान अमेरिका का नियर नेटो एलाई था। हम उन दिनों बुश एंड मुश, दे वर टाइट बडीज। तो ये तो फिर बहुत एंड वी वर फाइटिंग द वॉर सो कॉल्ड अगेंस्ट टेररिज्म, दोनों मिलकर, मुश एंड बुश, yes. पाकिस्तान एंड यूएस। So this was post 9/11. तो our exposure to drone technology goes back to 2000, early 2000s. 9/11 के बाद जो सारा जो सीन हुआ। तो सर early 2000s. तो जब यहाँ पे ड्रोन्स आया, वो हमारी फजा से उड़ रहे थे, हम उनको इजाज़त देते थे, हमने उनके लिए कॉरिडोर बनाया हुआ था। तो आपका ये ख्याल है कि वो जो ड्रोन यहाँ पे होंगे तो हम उस पर मेड इन लाला मूसा टेक्नोलॉजी, जिसको अंग्रेज़ी अच्छी ज़बान में कहते हैं रिवर्स टेक्नोलॉजी, हम समझे नहीं होंगे कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? इतने बेवकूफ़ तो नहीं है। जब तब से हमें ड्रोन्स का है एक्सपीरियंस, तो सो फॉर गॉड्स सेक, सो दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम हमने अरे ड्रोन्स आ गए। अरे भाई ड्रोन्स तो सबसे पहले गिरे ही मेरी सरजमीन पे हैं, तो मेरे ट्राइबल एरिया पे गिराए गए हैं। तो याद नहीं है जिसके लिए जब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने वो धरने ड्रोन्स के खिलाफ शुरू किए, तो कितनी पुरानी बात है ये। तो हमारी दफाई अफवाज जो है वो उस वक्त से ड्रोन टेक्नोलॉजी से आगाह है और वो प्रिपेयर्ड थे सर। सो जिस मुल्क पे सबसे पहले, जिस मुल्क की धरती के ऊपर सबसे पहले ड्रोन गिरा हो और जहाँ पर हमारी हुकूमत की इजाज़त के साथ ड्रोन एक बाकायदा कॉरिडोर में आके गिरे हुए हों, तो उसमें अगर आप ये समझती हैं कि हमारे जो दिफाई इदारे हैं उन्हें पता ही नहीं था कि ड्रोन नाम की चीज़ क्या होती है, तो ये बचपना है ना, बेवकूफ़ी है। सो आई मीन ऑब्वियसली वी हैड दी। अब उसके बाद यही ड्रोन जो है वो टेक्नोलॉजी इसमें बहुत एडवांस है। अब टर्की के साथ क्यों इतनी तकलीफ हो रही है इंडिया को? टर्की और पाकिस्तान अलायंस, और फिर देन आज़रबाईजान ने जिस तरह आर्मीनिया का वो किया, तो आज़रबाईजान ने भी आर्मीनिया को शिकस्त देने के लिए जो है ये ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की ना। और उसने कहाँ से लिए थे ड्रोन्स? आज़रबाईजान ने इज़राइल से। इंडिया ने किससे लिए? इज़राइल से। तो हमारे जो आज़रबाईजान के साथ ताल्लुकात हैं, तो हमारे लिए इज़राइल के ड्रोन जो हैं वो कुछ अजनबी शय थे। आई होप प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो भारत को ड्रोन्स भेजने से पहले ये समझना चाहिए था कि यार पाकिस्तान को अमेरिकी ड्रोन्स का भी पता है और इजरायली ड्रोन्स का भी तो पता है। हमने किस चीज़ से इसीलिए अब इतना तिल मिला रहे हैं तुर्की और आज़रबाईजान के खिलाफ। अमेरिका का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो इंडिया ने कुछ तो करना है ना सर। तो तुर्की और आज़रबाईजान के खिलाफ लगे हुए हैं कि वहाँ ना जाएं, क्योंकि एवरेज औसतन सालाना जो है वो 300 के करीब जो है ना सयाह वो जाते हैं टर्की इंडिया के। और आज़रबाईजान जो है वो बड़ी खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत मुल्क है, वहाँ के लोग बहुत प्यार करने वाले भी हैं। आई बीन देयर 3 टाइम्स। तो वहाँ पे अक्सर जो है हनीमून के लिए बड़ा फेवरेट स्पॉट है, क्योंकि इतना महंगा भी नहीं है। और वो तो अब वो कह रहे हैं कि जी आप जो हैं, अरे भाई अगर इतना ही गुस्सा है तो कहो कि आप कोई हम अमेरिका नहीं जाएंगे, ट्रम्प जो है जिस तरह हमें इज्जत कर रहा है नहीं जाना, तो वो आज़रबाईजान को मना कर रहे हैं, टर्की को मना कर रहे हैं। अच्छा, चीन का नंबर 1 जो एक्सपोर्ट जो है वो जो यानी जो वो जैसे हमारे यहाँ बाज़ारों में जाते हैं तो मेड इन चाइना चीज़ें मिलती हैं ना, सेम इज़ इन इंडिया। तो ये कहते हैं हम चीनी मसनूआत का बाइकआउट करते हैं, इतने गैरतमंद हो ना, इतने नेशनलिस्ट हो। ये कहो कि नहीं जो अमेरिका का वीज़ा लेगा वो गद्दार है, क्योंकि ट्रम्प जो है हमारी बेइज्जती कर रहा है। करे तो आज आके गुस्सा जो है वो गिरे यानी कि भी गधे से और गुस्सा का मैार पे। आई होप यू अंडरस्टैंड। सर जहाँ उनका तो मिसप्लेस्ड एंगर, ये अब इस मिसप्लेस्ड एंगर है
और ये मिसप्लेस्ड एंगर इटसेल्फ जो है ये शो करता है कि थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल। आई डोंट थिंक सर पाकिस्तानी से इस बात पे बड़े खुश हो रहे हैं कि देखो इंडिया को जितना लगता था कि वो कंट्रोल में है नहीं है। राइटफुली सो एक हमारे यहाँ जनरली राइवलरी है, और ये था कि भाई हम मुकाबला नहीं कर सकते लोगों के आम जहनों में। फिर ये कि हमारे यहाँ ख़ास वजूहात की बिना पर एक थोड़ा सा यानी पोलिटिकली भी एक ये कि आर्मी को थोड़ा सा एक टाइट कॉर्नर में रखा हुआ था, तो वो भी एक था अपनी जगह, इस सबको जहन में रखते हुए। बट सर दे डिलीवर्ड इन द एंड, आर्म फोर्सेस ने हमारी दे डिलीवर्ड, हम उन्हें कुछ तो, जितना भी कह दें इसके लिए यू नीड टू बी यानी कि सिर्फ एक वो बंदा बिल्कुल बहुत ही मुतासिब या अक्ल का अंधा होगा। सिर्फ उनकी सियासी मुदाखलत अपनी जगह बहरहाल गलत है, बट दे डिलीवर्ड उस काम में जो उनका है। जो जहाँ तक इस सिलसिले की बात है उसमें ये है कि आई मीन वेरी वेल डन, वो बहुत ही दादो तहसीन के मुस्तहिक है। जो ये डिनाई करता है वो मुतासिब है या अक्ल का अंधा है या उसको समझ ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि कौन क्या, मैं ही चाहता हूँ कि बस इंडिया चढ़ दौड़े और मैं बस, मुझे अगर यहाँ के ताकतवर लोगों की गुलामी कबूल नहीं है तो मैं खैर मुल्क की गुलामी क्यों कबूल करूँगा, फॉर गॉड सेक। सो और बाकी ये कि जंग टलती रहे तो बेहतर है बीबी। ये तो बाकी हम लोग जो इधर कैमरों के सामने बैठ के जो होता है ना दांत खट्टे कर दिए और फलाना ठीक है, इसके फॉरगेट अबाउट इट, लेट्स मूव ऑन। ये सर वॉर इज नॉट अ जोक, एब्सोल्युटली नॉट बाबा। इसके जो और इसके नतायज आप देख नहीं रही हैं कि चीनी की कीमत बढ़ गई है, हमें पेट्रोल की कीमत जो है कम होनी थी 7 रुपये कम अज़ कम, नहीं हो पाएगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब जो हमारा जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं उन्हें रिप्लेस करने के लिए हमें दिफाई बजट में इजाफा भी करना पड़ेगा। yes. तो इंडिया को भी करना पड़ेगा, और यही चीज़ें जो है ये डेवलपमेंट पे ये पैसे खर्च हो सकते थे दोनों मुल्कों में, नहीं होंगे। अब वो हॉल्ट पे आ गई है ना चीज़ दोबारा से, तो इवेंचुअली इसका लॉस किसको है? दोनों मुल्कों को, दोनों मुल्कों के गरीब अवाम को, जो अक्सरियत में है दोनों मुल्कों में। दोनों मुल्कों में सर आपका लेमैन जो है उसकी ज़्यादा तादाद है। अरे भाई वही अक्सरियत है, अमीर आदमी तो गिनती के हैं, कितने अंबानी हैं इंडिया में? सर इंडिया में कितने अडानी हैं? तो नहीं है ना? नहीं खैर बॉलीवुड को छोड़ो, लेकिन सेलिब्रिटीज जो हैं बस उतने से ही हैं। अरे वो तो सेलिब्रिटी ना, लेकिन मैं सेठों की बात कर रहा हूँ, जिनमें से एक जो है वो कतर पहुँचे हुए थे ट्रम्प साहब का दिलराम करने, मुकेश अंबानी। इनके ख़ानदान में अभी हाल ही में एक शादी हुई और वो एक हीरे दिखा रही थी, डिस्प्ले शोधापन है, बाहर अपनी जगह है। तो उसके होते हुए मुकेश अंबानी के होते हुए उसने एप्पल वाले को कहा है नाम लेकर, टिम कुक को, भाई तुम नहीं डोंट इन्वेस्ट इन इंडिया। तो ये अंबानी साहब लेकर आए। ये उनके कंट्री की रिप्रेजेंटेशन थी? नहीं उनके सेठों की रिप्रेजेंटेशन थी, कंट्री की क्या होगी। बहरहाल वो फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू वो तो इंडियन इंटरेस्ट की निगहबानी को गया था। सपोज इफ आई वर अंबानी आई माइट हैव डन द सेम परहैप्स, क्या बात। लेकिन नहीं, बल्कि उलट हुआ कि वो तो अपने सरमायाकारों को मना कर रहा है कि वी डोंट इन्वेस्ट। तो आई थिंक मोदी हैज लॉस्ट इट इन मुख्तलिफ अवारों से। लॉस्ट द गेम सर, वही क्रिकेट मैच नहीं है बहरहाल, लेकिन फिर भी नो इट्स लॉस्ट द गेम, लॉन्ग टर्म गेम। आई थिंक इसको पॉलिटिकली बहुत धचका पहुंचा। अभी पहुंचेगा सर, क्योंकि इलेक्शंस कुछ टाइम बाद हैं, उसमें भी देख लेंगे क्या होगा। नहीं आई थिंक ही हैज लॉस्ट द ग्रिप। चलें सर, हम फिर नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन।